हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह। मैंने आप लोगों का सभी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने कल आप लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट था, जो एटम की और अस्थियाँ सामान्यतः से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो हमने आपको इसके बारे में कल पढ़ाया था। तो जैसे हमने आप लोगों को इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताया था, एंड जो इसका आकार था इसके बारे में बताया था, किस प्रकार का आकार होता है, इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इसका सभी का मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो दोस्तों, इतिहास के मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अन्य नाम भी बताते हैं कल आप लोगों को। तो आज हम बताते हैं आपको जो इसके बारे में, आगे का हड़प्पा के बारे में। हिस्ट्री। दोस्तों, जो अपना पहला चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, एट मन के और अस्थियां, सामान्यतः इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे हड़प्पा सभ्यता। इसे इंग्लिश में ब्रेक्स, बीट्स एंड वॉन्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन। दोस्त सिविलाइजेशन में भी माने सभ्यता होता है, सिविलाइजेशन भी मैंने आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, तो ऐसे यहाँ पे ज्यादा था। सिविलाइजेशन माने भी सभ्यता होता है और सिविलाइजेशन में भी सभ्यता होता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। तो दोस्तों, हड़प्पा को हेडिंग बनाते हैं। अब हड़प्पा की खोज हुई किस वर्ष थी? तो दोस्तों, हड़प्पा की खोज जो 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज या उत्खनन करता, इसके उत्खनन करता दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, या उत्खनन करता की थी, द्वारा की थी। हड़प्पा की खोज की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता जो 1921 में इसकी खोज हुई थी। तो अब ये हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ था, और जो हड़प्पा है जो प्रेजेंट में कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो हड़प्पा की बात करते हैं, ये रावी नदी के किनारे कहाँ पे है दोस्तों? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्त करते हैं, जो दोस्त हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह किस देश में है प्रेजेंट में? अब ये है हड़प्पा पाकिस्तान देश में। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मांटो गोमरी जिला में है। गोमरी जिला में।
तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में एंड इसके उत्खनन करता दयाराम साहनी और माधव वर्मा द्वारा खोज की गई थी। एंड दोस्तों हड़प्पा जो नदी है जो प्रेजेंट में रावी नदी किनारे बसा हुआ है। एंड जो हड़प्पा वर्तमान जो अब ये पड़ता कहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में कि जो हड़प्पा जो है अब वर्तमान किस जगह में पड़ता है, ये पाकिस्तान के मांडो गोमती जिला में पड़ता है दोस्तों। दोस्तों अब हड़प्पा की बात हो गई। अब हड़प्पा की दुर्दशा है कैसे है, तो दोस्तों बात करते हैं जो हड़प्पा लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले जो पंजाब प्रांत में लेन की जो पटरी थी, जो ट्रेन की पटरी थी, वो लाइनें बिछाई जा रही थी। तो जो इंजीनियर वो ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे तो कुछ ईंटें मिली थी हड़प्पा सभ्यता की। तो लोगों को लगा कि ये अच्छी ईंटें, इनका प्रयोग किया जाए। तो उन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों जो ईंटें थी तो उनको वहाँ से उठा लिया एंड उनका यूज़ भी किया। तो दोस्तों उन लोगों ने इतनी मतलब ईंटें उठाई थी वहाँ पे, तो वहाँ की हड़प्पा सभ्यता थी वो नष्ट हो गई है। जो इमारतें थी जो बहुत जो फेमस जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई हैं पूरी तरह से। तो अब हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं जितना मोहनजोदड़ो के बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों जो अब जो हड़प्पा मैंने बताई तो पंजाब प्रांत में पड़ता है, अब यह प्रेजेंट में कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो हड़प्पा 150 साल पहले बताया था वो वहां पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हो ही गया है। अब ये यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ईस्वी पूर्व लिखा रहता है, कहीं पे ईस्वी लिखा रहता है। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कितना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल, दोस्तों जैसे कोई भी चीज हो, आप जैसे आप कोई भी चीज लगाए जैसे उसका हर चीज का टाइम होता है, कब हुई थी कब खत्म हुई, तो हर चीज का दोस्तों टाइम होता है। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का भी कार्यकाल है जिसका कार्यकाल है 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। दोस्तों कई विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल बताया है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व बताया है दोस्तों। कितना दोस्तों, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। दोस्तों अब बात करते हैं जो आपने कहीं पे पढ़ा होगा ईस्वी, जैसे 2600 ईस्वी पूर्व है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे 1905 है ईस्वी, 1526 है ईस्वी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो ईस्वी पूर्व और जो ईस्वी पूर्व जो ईस्वी है इसमें डिफरेंट होता क्या है, तो आप इसमें हमेशा कंफ्यूजन में कहती है तो सभी लोगों को कि मतलब ईस्वी पूर्व और ईस्वी में डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों हम इसके बारे में बताते हैं कि जो ईस्वी पूर्व और ईस्वी है इसे कैसे पहचानते हैं, इसी कंफ्यूजन जो परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगी दोस्तों आप लोगों की। तो दोस्तों आप जो इसे ईस्वी पूर्व का इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वीसी। दोस्तों क्या कहते हैं, वीसी। एंड ईस्वी को एडी, क्या कहते हैं दोस्तों, एडी। जैसे अब आपसे कोई घटना, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि बीसी पढ़ा जाता है और एडी पढ़ा जाता है। अब जो बीसी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके जितने भी पहले जितनी सन है वो उल्टी चलती है। जैसे ईसा मसीह का जन्म यहाँ इस शताब्दी में हुआ, ईसा मसीह का जन्म जब फर्स्ट शताब्दी में हुआ, तो जितनी भी ये पुरानी डेटेड है ये कहाँ पे जाएंगे, ईसा पूर्व में ही तो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये ईसा मसीह की तो पहले की बात कर रहा है। तो दोस्तों कहाँ की जाएंगे, ईसा पूर्व की। यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से, तो यहाँ पे एडी का प्रयोग किया जाता है, ईस्वी, जैसे इंग्लिश में एडी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ईस्वी पूर्व होता है, ईस्वी होता है जो ईसा मसीह के जन्म होता है शताब्दी में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे डेटेड उल्टी चलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 345 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व में। पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 345 ईस्वी पूर्व था, उसकी डेथ 267 इसमें पूर्व में हुई थी। कितने में हुई थी, 267 ईस्वी पूर्व। अब दोस्तों अभी ये बताओ डिफरेंट हुआ
कि दोस्तों बैक में जा रहा है जो 345 ये चल रहा है। तो दोस्तों 267 ईसी पूर्व। अब दोस्तों अब ये उल्टा चलता है, जहाँ ईसी मसीह जो जन्म है उसके जो डिफरेंट उल्टा चलता है। अब जो ईसवी है यहाँ पे सीधे चलती है, जैसे 1526 है, 1527 है ईसवी। दोस्तों आप लोगों में समझ में आ गया ईसवी और ईसी पूर्व में क्या रहता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले होती है वो ईसवी पूर्व हो गया। कि पूर्व का मतलब आप लोग तो जानते हो पहले होता है दोस्तों ईसा मसीह का। जैसे आप लोग पूर्व का मीन्स जानते हो हिंदी में, पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले होता है। तो ईसा मसीह जो जन्म है तो ईसवी पूर्व लिखा है, तो जो ईसा मसीह का जन्म है उसके ईसवी पूर्व के पहले, एंड जो बाद में जो ईसवी है। तो दोस्तों अब इसे इंग्लिश में पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रफ करने के लिए कहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जो ईसी पूर्व है जो ईसीएस में डिफरेंट होता क्या है दोस्तों। जैसे आपसे बीसीई पूछ ले से हिंदी में ईसी पूर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, बीसीई बीसी कहते हैं। जो पूर्व है जो ईसवी है, सॉरी गाइस ईसवी है, इसे कहते हैं एडी। अब जो बीसीई है जो बीसी है, अब से बीसीई लिखने लगे। क्या लिखने लगे दोस्तों, बीसीई बीसीई। दोस्तों जो ईसवी है जो मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया था, जो बीसी का होता है क्या होता है दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब होता है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले होता है उसे बीसी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट के नाम से पढ़ते हैं इसे। और जो बीसीई है इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है दोस्तों, बिफोर कॉमन एरा। दोस्तों अब ये जो एडी शब्द है, अब इसे मैंने बताया कि जो बीसी को आप बीसीई लिखने लगे। अब दोस्तों इसी पूरी तो बात खत्म हो गई। अब करते हैं बात ईसवी की। जो एडी है इसे एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इससे पूछा जाए जो एनो डोमिनी है किन शब्दों से मिलकर है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एडी दो शब्दों से मिलकर बना है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ये जो एनो डोमिनी ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। किसके हैं दोस्तों, ये दो जो एनो डोमिनी है ये लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा के दोस्तों, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अब दोस्तों आप समझिए क्या है, जो एडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है दोस्तों, एनो डोमिनी। क्या होता है दोस्तों, एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी को अगर बीसी को बीसी लिख सकते हो तो अब एडी को भी तो लिखा जाएगा कुछ। तो एडी को अब लिखा जाता है सीई। क्या लिखा जाता है दोस्तों, सीई, जिसका जो फुल फॉर्म होता है सीई का क्या होता है दोस्तों, कॉमन एरा। कॉमन एरा, एरा का मतलब होता है दौर। आप लोगों ने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, जो पहले चैप्टर आपका सिटीज का दौर, उससे इंग्लिश में कोल्ड वॉर एरा होता है। तो एरा का मतलब होता है दोस्तों दौर होता है। क्या होता है दोस्तों, एरा का मतलब दौर। एंड जो सीई का मतलब आप समझ चुके हैं, सीई इस एडी के बाद सीई। अब ज़्यादातर सभी देशों में एडी और सीई का प्रयोग करने लगे हैं। तो आपसे अब कहीं कहीं देशों में या विश्व में कहीं कहीं पे बीपी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा, बीपी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, बीपी बीपी। इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, जो ईसा मसीह के जन्म से है, बिफोर
प्रेजेंट। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके हो कि जैसे ईसा पूर्व से बीसी लिखते थे एंड अब बीसीई लिखने लगे हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट एंड बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा दोस्तों। तो अब एडी का जो मैंने बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जो एनो डोमिनी दो शब्द है। तो दोस्तों अब मैंने एडी का फुल फॉर्म बता दिया आपको। जो सीई है, ऐसे बाद में सीई लिखने लगे थे दोस्तों, तो इसका मतलब सीई का मतलब मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि क्या होता है, कॉमन एरा होता है। एरा का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों कि जैसे एरा का मतलब दौर होता है, आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा, जो पहला चैप्टर आपका शीत युद्ध का दौर जब हटा दिया गया है। कौन सा दोस्त? शीत युद्ध का दौर, जिसे इंग्लिश में कोल्ड वॉर एरा कहते थे। अब जैसे कहीं की भी अगर ये बताओ, जैसे आप कोई भी चीज़ है, अब अगर आप ज़्यादा यूजेस होने लगे, जैसे आपने कहीं पे सोशल मीडिया पे देखा होगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो उससे ज़्यादातर सभी लोग उपयोग करने लगते हैं। तो इसी का, जैसे आप कोई सॉन्ग चला ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कोई भी सॉन्ग चला तो उसके बाद उसमें सभी लोग यूज़ करने लगते हैं उस नाम को। तो उसी प्रकार ये सी ई है, ए डी सी ई, इसे ज़्यादातर सभी देशों में यूज़ करने लगे थे। तो अब इसका प्रयोग कहीं कहीं देशों में इसका प्रयोग बीपी कर दिया गया। क्या कर दिया? बीपी। इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, जो ईसा मसीह के जन्म से है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि ईसवी पूर्व में क्या डिफरेंट है और ईसवी में क्या डिफरेंट है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कार्यकाल कितना था? 2600। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल, सभ्यता का कार्यकाल। तो दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता का कार्यकाल था वो 2600 ईसी पूर्व से 1900 ईसी पूर्व था। दोस्तों ये उल्टा लिखा जा रहा है, कि 2600 ईसी पूर्व से 1900 ईसी पूर्व। अगर ईसवी होता तो क्या लिखा जाता? 1900 ईसवी से 2600 ईसवी। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो ईसवी पूर्व में, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले सभ्यता थी, तो इसे ईसवी पूर्व लिखा जाता है। ये उल्टा चलता है, जो कृमि है वो मैंने अभी समझाया आपको। तो दोस्तों मैंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल आपको बता ही चुके हैं। जो हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय सभ्यता है, हमने आप लोगों को नाम बताए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता जो अन्य नाम भी है, सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, सरस्वती घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। दोस्तों नगरीय जो सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, जो दोस्तों नगरीय सभ्यता है, इसमें लगभग अभी तक 2000 से 2500, जिसे 2500 भी कहते हैं, 2500 स्थलों की खुदाई की गई, की जा चुकी है, की गई है, की जा चुकी है। तो समझ रहे हैं, जो हरनगरी सभ्यता था इसमें 2000 से ज्यादा या 2500 जो स्थल है, स्थल का मतलब क्या होता है? प्लेस होता है, कोई जगह होती है, कोई एरिया होता है, कोई क्षेत्रफल होता है। तो होता है जो स्थल का मतलब, आप तो समझते हैं कि स्थल का मतलब होता क्या है, कि 2000 से लेकर 2500 तक की जो स्थलों की खुदाई है वो की जा चुकी है दोस्तों। तो अब मैंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हाँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा। दोस्तों हाँ, एक और बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो हड़प्पा सभ्यता था, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात थी कि जो इसमें सबसे जो विशिष्ट पुरावस्तु मिली थी, सबसे हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली विशिष्ट पुरावस्तु
विशिष्ट विशिष्ट पुरावस्तु। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहले विशिष्ट पुरावस्तु थी वह मोहरे थी। क्या थी दोस्तों? मोहरे। तो दोस्तों आप लोग समझते हो कि जो उस टाइम पे जो इतने साल पुरानी जो सभ्यता थी उस टाइम पे करेंसी तो चलती नहीं होगी, तो दोस्तों मोहरे चलती थी। क्या चलती थी दोस्तों? मोहरे। जैसे आपको जैसे और भी ये करने तरीका, जैसे आपको किसी से चीज दूसरी चीज खरीदना है तो दोस्तों वो ये करते थे, जैसे आपने सुना हो कि एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे? एक्सचेंज। एक्सचेंज भी करते थे वे लोग। जैसे आपके पास गेहूं है, क्या है दोस्तों? गेहूं। अगर आपको बाजरा लेना है, क्या लेना है दोस्तों? बाजरा। जैसे आप यहाँ जैसे आप ने गेहूं है आपके पास और आपको बाजरा लेना है, जैसे आपको कोई रिलेशन या मोहल्ले का है, पड़ोसी का है, दोस्तों आपको बाजरा लेना है और उसे गेहूं लेना है, तो एक्सचेंज कर लिया करते थे। क्या कर लेते थे दोस्तों? एक्सचेंज। क्या करते थे दोस्तों? एक्सचेंज। तो जो मोहर थी उसका भी प्रयोग किया जाता था। अब मोहरों का ज्यादा अब बात ये आती है कि मोहर उस टाइम पे बनी क्या थी। अब इस टाइम पे क्या है, जो कागज की होती है वो कागज कपास का कागज होता है वो। तो दोस्तों जो मोहरे थे वो सेल खड़ी से बनती थी। किससे दोस्तों? जो मोहरे हैं सेल खड़ी से बनाई जाती थी। दोस्तों किससे? सेल खड़ी। अब आप लोगों को ये टॉप अप हो रहा होगा क्वेश्चन की जो सेल खड़ी है, व्हाट इज सेल खड़ी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेल खड़ी। तो दोस्तों सेल खड़ी की जो है, सेल खड़ी है क्या चीज? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों आप लोगों को थोड़ा। सेल घड़ी क्या है? सेल घड़ी एक मुलायम पत्थर है। क्या है? मुलायम पत्थर। जैसे आपने यहाँ मुलायम पत्थर, जैसे इसमें सेल जो मोहरें बनती थी वो किसकी से बनती थी? सेल घड़ी थी बनती थी। अदर मिट्टी भी होती थी, अदर मिट्टियाँ भी होती थी दोस्तों। जैसे सेल घड़ी कांस्टी एक मिट्टी होती है, कांचनी मिट्टी, उसके साथ मिला के बनती थी। ये सेल खड़ी, तो ये जो मुलायम पत्थर है वो होता है जो सेल खड़ी से होता है संबंधित, जो कांचनी मिट्टी है इससे भी मिलकर बनती थी। एंड जो और इम्पोर्टेंट की बात की जाती थी, जो मोहरे हैं एंड वो जो आकार उनका कैसा है कैसा नहीं होता, वो हम अभी आपको बता रहे हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो दोस्तों जो सेल खड़ी का आकार, जो मोहरे का आकार है, जो मोहरों का आकार, जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का आकार था वो किस प्रकार का था दोस्तों? अब जैसे आपने देखा होगा आजकल जो 500 का नोट है, 2000 का नोट है, एंड जो सिक्का है, कॉइन्स, जैसे इंग्लिश में कॉइन बोलते हैं, कॉइन। तो दोस्तों अब ऐसे जो 500 जो 2000 का सिक्का है वो किस प्रकार का है? आयताकार का है ना दोस्तों, और जो सिक्का है वो गोल है, बेलनाकार। दोस्तों जो मोहरों का आकार है वो कैसा था? गोलाकार था, चौकोर था, बेलनाकार था, क्या था? मोहरों का आकार गोलाकार था, चौकोर था एंड बेलनाकार था दोस्तों। अब दोस्तों अब उस टाइम पर इतनी इंटेलिजेंट जो सभ्यता थी कि जो वो कॉइन्स का भी प्रयोग करते थे कि जो गोलाकार है, जो चौकोर है, बेलनाकार है, इसका प्रयोग वो किस प्रकार करते थे। तो हम आपको बताएं कि जैसे आपने कोई सामान भेजा है, अब आप कोई भी चीज़ या बुकिंग करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको भेजनी है तो डाक के द्वारा भेज जाती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के द्वारा, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ के द्वारा वो आयात निर्यात करा करते थे सामान का, या मंगा देते या कुछ भेजना है, अगर कोई बीच में कोई सामान ले ले या ना ले ले तो उसका पता कैसे चलता था दोस्तों? जो आपने बोलो, जैसे कोई आपको नए सामान भेजे जिसमें मोहर रखी है, इसमें मोहर रखी है आपने, ये पोतली टाइप की बना ली,
पोतली टाइप की ये रस्सियाँ ये इसमें थोड़ी ये पोतली टाइप की बना ली हम लोगों ने। तो दोस्तों इसमें पोतली बना ली, फिर इसे गांठी बांध कर पोटली पर गांठी बांध कर गांठ बांध कर गांठ बांध कर कच्ची मिट्टी कच्ची मिट्टी लगाकर दोनों साइड से, या जैसे अब ये है, जैसे आपका जो पोटली जो एक साइड से साइड तो मिट्टी लगाएंगे तो इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा। तो ये भी तरीके ये भी तरीके, एक साइड से जो थे वो कॉइंस को दबा दिया जाता था एंड दोनों साइड को मोहरों को दबा देते थे। दोनों तरफ से मोहरों को दबा दिया जाता जिससे मोहरे पर बने चिन्ह मिट्टी पर, जो मिट्टी की जो पोटली है उसकी गांठ पर पोटली की गांठ पर अब दोस्तों मैंने बताया कि बने चिन्ह जो पोटली की गांठ पर मिट्टी से दबा दिया जाता था। कैसे? जो मोहर नहीं, जो मिट्टी है जो मोहरों को दबा दिया जाता था, मोहरे से दबा दिया जाता था, जिससे चिन्ह पोटली की गांठ पर बन जाते थे। पोटली के गांठ पर मिट्टी पर बन जाती थी, बंदी गांठ पर, पोटली की बंदी गांठ पर मिट्टी के ऊपर चिन्हित हो जाते थे। क्या हो जाते हैं दोस्तों? तो चिन्हित हो जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जो मोहर है उनका प्रयोग कैसा होता है, आकार कैसा होता है, जो गोला है, चौकर होती थी, बेलनाकार की थी। ये मोहरें किसके द्वारा बनती थी दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि सेलखड़ी द्वारा बनाई जाती थी मोहरें। किसके द्वारा दोस्तों? सेलखड़ी के द्वारा। तो इसके आगे दोस्तों चलते हैं आगे। तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि हड़प्पा, दोस्तों बताया कि जो इंजीनियर जो लाइन बिछा रहे, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपको जो लाइन बिछा रहे तो उसमें हड़प्पा शब्द की जो हड़प्पा की जो ईंटें थी, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, जो वहां से जो पटरी की लाइन बिछाई जा रही, तो उन्होंने अपने अच्छी लगी उन लोगों को, ईंट इंजीनियर को, वो आश्चर्य हो गए इतनी अच्छी ईंटें हैं, तो फिर वो लोग उन ईंटों का प्रयोग के लिए ले गए अपनी ईंटें। तो इससे हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी वो काफी नष्ट हो चुकी थी। जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहले हड़प्पा शहर था। कौन था? हड़प्पा शहर था। जो सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसी के आधार पर जो सबसे पहले खोजा गया नेम था, इसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। क्या दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के इतने बारे में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को जो नष्ट हो चुकी, तो मैंने भी बताया कि इंजीनियर लोग वो काफी मेंबर लोग ले गए थे वहां से ईंटें, तो इतना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। दोस्तों सिंधु घाटी सप्ताह में खुदा सबसे पहले हड़प्पा शहर था, लेकिन जो सबसे फेमस एंड जो इम्पोर्टेंट था वो मोहनजोदड़ो था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो में 700 के मिले। कितने मिले दोस्तों? मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले। कुएं मिले, 700 कुएं मिले। दोस्तों अब आप जाना होगा कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे, तो यहाँ पर मतलब जल का तो इन लोगों के पास तो साधन था। आपने सोचा हो कि जहाँ अर्ध क्षेत्रों में, अर्ध हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में अर्ध क्षेत्रों में जल का विवरण। अब दोस्तों आप बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें अर्ध क्षेत्रों में जल का जो प्राप्त करती थी वो जल को कैसे प्राप्त करती थी, जल का विवरण या विस्तार के बारे में। तो दोस्तों बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं तो मिल गए थे। अब जैसे उन्होंने खेती भी करती थी, तो हम लोगों को पता चली वो खेती भी करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्ध क्षेत्र में थे वहां पे पानी किस प्रकार से पहुंचता था? तो दोस्तों एक साक्ष्य मिली सोरतुगाई से। कौन सी नहर थी? सोरतुगाई नहर। जो नहर थी मतलब सोरतुगाई अफगानिस्तान से मिली हुई है। तो दोस्तों अब उसमें सोरतुगाई नहर तो मिली है, नहर के साक्ष्य मिले हुए हैं सोरतुगाई अफगानिस्तान से, सोरतुगाई अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। एंड जो कुएं हैं, कुएं कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। एंड जो नहर के हुए जो जलाशय हो गया, जलाशय जो तालाब है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों इन लोगों के पास जो नहर जो जल का है, जो जल के बारे में है, उन्हें नहर के साक्ष्य मिले हैं सोरतुगाई से अफगानिस्तान के अंदर से। और जो कुएं है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कितने कुएं मिले हैं दोस्तों? 700 कुएं, 700 कुएं। एंड जो जलाशय है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। विशाल स्नानागार, इसे विशाल स्नानागार भी कहेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आंसर क्या बताएंगे आप लोग? मोहनजोदड़ो। एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाता है जो आप ये बताओ, जल तो है वहां पे मकान भी बनाए गए होंगे, मकान कैसे बनाए गए होंगे कि मतलब उनकी जो नगर नियोजन व्यवस्था है वो दोस्तों हम आपको कल बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता की विकसित सभ्यता के बारे में बताएंगे, एंड जो परवर्ती सभ्यता क्या होती है और आरंभिक सभ्यता के बारे में बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या है, व्हाट इज हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पन सभ्यता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहें? जो आरंभिक सभ्यता है उसे क्या कहेंगे? आपको पता होगा कि जैसे आपने कोई चीज स्टार्ट की, जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, इस पॉइंट पे जो पहली प्रोसेसिंग थी वो आपने आरंभ ही तो की थी, तो इसलिए आरंभिक पॉइंट हुआ ये। इसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता था, इसमें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता किसे कहते थे दोस्तों? हम बताइए आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या होता है? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता एंड जो इसके बाद की सभ्यता थी इसे परवर्ती सभ्यता कहते थे दोस्तों। क्या?
परवर्ती सभ्यता। इसके बाद की सभ्यता। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जैसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता जो पहली की सभ्यता थी, कौन सी दोस्तों, पहली की सभ्यता थी, वो क्या होगी, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। इस ये तो सब इम्पोर्टेंट, ये तो सभी कॉमन है, ये तो सभी सेंस लगा सकते हैं। जो पहली की सभ्यता वो आरंभिक सभ्यता, जो बाद की सभ्यता है वो परवर्ती सभ्यता। कैसे है, इसे अनुवर्ती और अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता। हम दोस्तों हड़प्पा और लिख लेंगे, जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता एंड उत्तरी हड़प्पा सभ्यता। उत्तरी हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आपसे पूछ जाए जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, वो तो आपने बता ही दिया। आपसे पूछ जाए इसकी जो बाद की सभ्यता, जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो नेम है आप कुछ भी कह सकते हैं। बाद की सभ्यता को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता एंड जो अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, उत्तरी हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। एंड जो हड़प्पा सभ्यता है इसका भी तो इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं दोस्तों। क्या, विकसित हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों जैसे आप किसी शहर में रहते हैं, जैसे ये पूरा एरिया है दोस्तों, अब जैसे आप किसी एरिया में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का क्षेत्र बिल्कुल आप बिल्कुल ये ना कि यहाँ पे आप रहते हैं, आप ये पूरा खाली रहता है एरिया, जो पूरा जंगल टाइप का है, तो ये तो छोटा सा, ये तो आरंभिक स्टार्ट हुआ। अगर यही गांव अगर शहर में कन्वर्ट हो जाए कि दोस्तों अगर ये गांव है, अगर ये शहर बन जाए, तो ये थोड़ा विकसित हुआ, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे विकसित हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता जो पहली सभ्यता थी, वो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों। दोस्तों ये भी पता चलता है जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता में, विकसित हड़प्पा सभ्यता में कालक्रम भंग है, मतलब कालक्रम भंग है। क्या है, कालक्रम भंग। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बीच के समय में, बीच के समय में, बीच के समय में काल भंग है। दोस्तों कालभंग का मतलब क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। मीन्स क्या होता है कालभंग का, क्या दोस्तों, कालभंग का मीन, जैसे आपके घर पे या बाहर आपने देखा होगा खुदाई चलती है आपके, जैसे आपने देखा खुदाई होती है तो पहले मिट्टी निकलती है। क्या दोस्तों, मिट्टी निकली है। पहले जो सड़क होती है, जो पक्की सड़क होती है, जो गिट्टा निकलता है, मिट्टी निकलती है। फिर आपने ये पाइपलाइन के लिए आपने देखा हो कि आपके नल खराब हो जाते तो आप लोगों ने की खुदाई करवाते हैं कि क्या खराब हो गया, तो आप यहाँ पे देखते हैं पाइपलाइन निकलती है। क्या दोस्तों, पाइपलाइन। दोस्तों अब ये बताओ जो इसकी जो पहली जो सभ्यता है, जो गिट्टा निकला, मिट्टी निकली, फिर बाद में पाइपलाइन निकली दोस्तों, तो इसमें टाइम लगा कि थोड़ा बहुत टाइम लगा। तो इसी प्रकार अभी इसके नीचे सबसे नीचे क्या है, पाइपलाइन है, उसके ऊपर मिट्टी है, उसके ऊपर गिट्टा है। इसी प्रकार सबसे पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, कौन सी दोस्तों, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। क्या थी दोस्तों, पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। एंड इसके बाद क्या आई, ये जैसे ये लेयर हो गई कोई, तो ये लेयर दूसरी सेकंड, ये इसमें हो गई विकसित, अभी नहीं इसमें ये दूसरी लेयर हो गई, यानी ये थर्ड लेयर हो गई विकसित हड़प्पा सभ्यता। क्या दोस्तों, विकसित
हड़प्पा सभ्यता। एंड ये जो बाद की लेयर हो गई, ये हो गई परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। क्या दोस्तों, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों इसमें जो आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता है, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, मैंने अभी आपको बताया कि कालवंग है, इसका मतलब समय का वो डिफरेंट काफी हुआ है। जैसे आपने ये जो मैंने बताया सबसे पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, एंड इसके बाद जो कालक्रम है, जो कालक्रम वो काफी जो गैप है, जैसे यहाँ पे जैसे कोई ये एरिया है, यहाँ पे कोई सभ्यता रहती होगी, काफी लोग रहते होंगे यहाँ पे, और किसी वजह से ये लोग कहीं पे चले गए, ये खत्म हो गई, कहीं पे चले गए, तो ये एरिया हो गया पूरा खाली। क्या हो गया दोस्तों, खाली। तो इसमें बाद में यहाँ पे एक और सभ्यता हुई, जिसे काफी लोग रहने लगे, तो इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो नाम से जानी जाती है। किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाती है। तो दोस्तों आज हमने समझ लिया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो पहले की सभ्यता है वो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो बाद की सभ्यता है उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गई हो कि जो पहले की सभ्यता है उसे क्या कहते हैं, बाद की सभ्यता है उसे क्या कहते हैं। अब बात आती है कि जो पहले की इसमें जैसे क्या की संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता है जिसमें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, संस्कृति में। अब बात करते हैं संस्कृति होती क्या है, व्हाट इज संस्कृति, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ संस्कृति। संस्कृति शब्द पुरातत्व शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग, पुरातत्व शास्त्र में, पुरातत्व शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग, संस्कृति शब्द का प्रयोग किसी विशेष कालखंड। क्या दोस्तों ऐसे कि मैंने अभी बताया कि संस्कृति जो शब्द है उसका जो मीन क्या होता है, पुरातत्व में संस्कृत शब्द का प्रयोग किसी विशेष कालखंड जो भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त हुए जो शास्त्रों से संस्कृति कहते हैं। जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे जो होता है किसी विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। किसी एक विशिष्ट शैली से निर्मित होता है। क्या होता है दोस्तों, बना हुआ होता है, निर्मित होता है, निर्माण होता है, बना हुआ है एक विशिष्ट शैली से निर्मित होता है। क्या होता है दोस्तों, निर्मित होता है। दोस्तों ये ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूपी बोर्ड में जो संस्कृति शब्द है तो इसका मीन्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें क्या है, पुरातत्व शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग किसी विशेष कालखंड अथवा तथा भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त होता है या किसी एक विशेष शैली में निर्मित हो। किसी जो शैली होती है, जो जैसे आपकी कोई भाषा शैली है, जो लिपि होती है, जो भाषा शैली है, ऐसी एक विशेष शैली से निर्मित होता है, इसे संस्कृति कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने लोगों ने इधर समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता, जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता और जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा, हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा क्या थी, कैसी थी, और जो हड़प्पा सभ्यता को कब खोज हुई थी, किसने खोज की थी, किस नदी किनारे, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों अब जो इसका अगला पार्ट जो हम आप लोगों को कल लेके आते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।